दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह की कहानी सुनने जा रहे हैं जो मराठा साम्राज्य की एक शानदार प्रतीक हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ डर, दर्द भरी चीखें और मौत के राज दफन हो रखे हैं। ये कहानी है पुणे के शनिवार वाड़ा फोर्ट की, जहाँ दिन के उजाले में इतिहास के नमूने मिलते हैं। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्टॉप है ये पुणे का, लेकिन रात के अंधेरे में ये जगह एक हॉन्टेड पैलेस में बदल जाती है। शनिवार वाड़ा फोर्ट का निर्माण 18वीं सदी में पेशवा बाजीराव ने 1732 में करवाया था। ये फोर्ट पुणे में स्थित है और ये मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का मुख्य केंद्र था। इसे मराठाओं ने तब बनवाया था जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और उसके बाद मराठाओं का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ चला गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1838 में किसी अनजान कारण से आग से जलने के कारण फोर्ट का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर्स बचे हैं उन्हें अब एक टूरिस्ट साइट के रूप में संभाल कर रखा गया है। इस फोर्ट का नाम शनिवार, जिसे हम अंग्रेजी में सैटरडे भी कहते हैं, शनिवार के दिन ही फोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और वाड़ा, इसका मतलब होता है एक बड़ा घर या महल। ऐसे ही बड़े फोर्ट का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। शनिवार वाड़ा अपने समय में मराठा साम्राज्य की ताकत और शान का प्रतीक हुआ करता था। इसके डिज़ाइन एक 13 मंजिला टीक वुड, पत्थर और ब्रिक से बनाकर की गई थी। इसकी दीवारें चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पत्थरों से घिरी हुई थी और इसके मुख्य गेट दिल्ली दरवाज़ा या दिल्ली के गेट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा और भी 4 गेट थे: मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा और जामभूल दरवाज़ा। ये फोर्ट एक राजमहल नहीं था, बल्कि एक सेना की प्लानिंग और राजनीतिक केंद्र भी था। इसके अंदर सुंदर गार्डन्स, फाउंटेन्स और शानदार हॉल्स थे। दीवारों पर रामायण और महाभारत के सीन को दर्शाया गया था। लेकिन शांतिवाड़ा का इतिहास का सबसे भयानक किस्सा 1773 का है, जब पेशवा नारायण राव का खून इस फोर्ट के अंदर किया गया था। नारायण राव सिर्फ 16 साल की उम्र में पेशवा बने थे, लेकिन उनके अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदबाई के साथ विवाद था। रघुनाथ राव और आनंदीबाई ने नारायण राव का कत्ल की साजिश रची थी। रघुनाथ राव ने एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, नारायण राव ला धरा, यानी नारायण राव को पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने इस मैसेज को बदल दिया और उसमें ये लिखवाया, नारायण राव ला मारा, यानी नारायण राव को मार डालो। रघुनाथ राव के खास सैनिकों को जैसे ही ये लेटर मिला, वो चुपके से आधी रात को नारायण राव के कमरे के पास गए और वहाँ स्थित सारे गार्ड्स को उन्होंने चुपके से मार डाला। ये आवाज़ सुनकर नारायण राव उठ गए थे, पर उनकी नींद खुलने में काफ़ी देर हो चुकी थी। वो शनिवार वाड़े में भाग रहे थे और उनके पीछे रघुनाथ राव के सैनिक उनकी जान के प्यासे हो रखे थे। वो भागते वक्त चिल्ला रहे थे, काका माला बचा, काका माला बचा, जिसका मतलब है, चाचा मुझे बचा लो। शायद उन्हें पता नहीं था कि जिन लोगों के सर पे खून सवार है, उन्हें उनके चाचा और चाची ने ही भेजा था। इस साजिश के तहत नारायण राव का शनिवार वाड़े के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। कहते हैं कि नारायण राव की मौत बहुत ही डरावनी थी। उनकी बॉडी को टुकड़ों में काट कर नदी में बहा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी शनिवार वाड़े के अंदर भटक रही है। लोग कहते हैं कि हर पूनम की रात को शनिवार वाड़े के अंदर नारायण राव की चीखें सुनाई देती हैं। वो आज भी तड़प रहे थे। उनके आखिरी शब्द, काका माला बचा, ये आवाज़ आज भी फोर्ट के अंधेरे में गूंजती रहती है। इस फोर्ट को अब शापित माना जाता है, जहाँ कई लोग की आत्माएं भटकती रहती हैं। 1828 में इस फोर्ट में एक भयानक आग लग गई थी, जिसमें फोर्ट का बड़ा हिस्सा जल गया था। आग का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है।
कुछ लोग मानते हैं कि ये आग नारायण राव के श्राप की वजह से लगी थी और उनकी मौत के राज अब तक शनिवार वाड़े के अंदर बंद है। आज भी जब रात ढलती है शनिवार वाड़े के आसपास लोग कहते हैं कि वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। टेम्परेचर अचानक गिर जाते हैं और कुछ लोगों ने तो अंदर से खून टपकने जैसी डरावने दृश्य तक देखे हैं। एक रात का वाक़या है जब एक लोकल चौकीदार ने फोर्ट में कुछ हरकतें महसूस की। उसने देखा कि एक छोटी सी रोशनी झिलमिला रही थी और जब उसने उस रोशनी के पास जाने की कोशिश की तो वो रोशनी गायब हो गई। जैसे ही चौकीदार ने वापस मुड़ने की कोशिश की उसने अपने पीछे एक बच्चे की हल्की सी चीख सुनी। उसने सुन लिया था, काका माला बचा। डर के मारे उसने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर किसी अजनबी ताकत ने रोक लिए थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके पैरों को पकड़ रखा हो। शनिवार वाड़ा की आत्माएं सिर्फ नारायण राव तक सीमित नहीं थी। एक के बाद एक उन्हीं रातों यानी पूनम की रातों में कई लोग मर चुके हैं। 1808 में लगी आग में कई लोग जिंदा जल गए थे और ऐसे ही कारणों की वजह से ये जगह और भी ज़्यादा हॉन्टेड होती चली गई। एक किस्सा ऐसा भी है जिसमें रात को फोर्ट के अंदर कुछ टूरिस्ट बंद हो गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पुरानी दीवारों के अंदर से खून टपक रहा है। और शौक होने की बात तो ये थी कि जब उन्होंने टॉर्च से उस जगह को देखने की कोशिश की तो खून गायब हो चुका था, लेकिन जब वो स्पॉट से दूर चले गए तो उनके पैरों पे हाथों के निशान बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पैर जोर से दबा रहा हो। वो नहीं चाहता था कि वो वहाँ से कहीं भी हिले। एक बात और, शनिवार वाड़े के अंदर एक पुराना कुआं है जहाँ से रात के अंधेरे में दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। कहा जाता है कि आनंदीबाई ने यहीं पे कई लोगों का मर्डर करवाया था। उस कुएं के अंदर अब तक लोग रोशनी डालने से डरते हैं क्योंकि जो भी वहाँ रोशनी लेकर गया है वो वापस कभी नहीं आया है। एक दिन एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम डॉक्टर मेहता के नेतृत्व में फोर्ट के राज समझने आई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात को अंदर जाएंगे अपने हाई टेक गैजेट्स के साथ और नारायण राव की चीख रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फोर्ट के अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए और पूनम की रात का इंतज़ार करने लगे। रात को 1 बजे के आसपास टेम्परेचर 15 डिग्री तक नीचे गया और उन्होंने अपनी स्क्रीन पर कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स रिकॉर्ड किए। तभी एक भयानक आवाज़ से फोर्ट की दीवारें गूंज गई, चाचा माला बचा। ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि उनकी टीम का एक मेंबर रोहित अपनी जगह से हिल गया। तभी उन्होंने देखा कि भूतनी जैसी भयानक शक्ल उनके सामने खड़ी थी। वो एक स्त्री थी, पुराना पहनावा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथों में एक लकड़ी का हथियार था और वो धीरे धीरे टीम की तरफ बढ़ने लगी। डॉक्टर मेहता ने अपनी टॉर्च उसकी शक्ल पर डाली तो वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद रोहित के हाथ पर गहरे निशान पड़ गए, जैसे किसी ने उसका हाथ जला दिया हो। सब इतने डर गए थे कि उन्होंने वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाज़ा अब बंद हो गया था। जब तक वो दूसरे दरवाजे तक पहुँचते, दीवारों से आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई चिल्लाते हुए मर रहा हो। उनका गला घुट रहा था। डॉक्टर मेहता को याद आया कि शांतिवाड़ा के अंदर एक पुरानी सुरंग है जो नीचे के रास्ते तक जाती है। उसने अपनी टीम के साथ उस रास्ते पर जाने की कोशिश की। सुरंग के अंदर एक अजीब सी गंदी स्मेल थी, जैसे पुरानी लाशें सड़ रही हो। उन्होंने सुना था कि नारायण राव के वफादार सैनिक यहीं जिंदा दफनाए गए थे और उनकी आत्माएं अब तक वहां भटकती हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उन्हें आवाज़ों का शोर सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि सुरंग की दीवारें और पास आ रही हों और एक रुक रुक के रोज़ वही आवाज़ गूंज रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। सुरंग के अंदर चलते चलते एक जगह उन्होंने देखा कि दीवारों से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन आत्माओं ने उस सुरंग को अपना घर बना लिया हो। जैसे तैसे टीम सुरंग के एंड तक पहुंची। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। सानिया,
जो पहले तो बहुत बहादुर थी, अब वो एकदम बेहाल हो चुकी थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, वो यहीं है, हमारे आसपास, वो हमें देख रहा है। तभी ऐसी आवाज़ आई जैसे सुरंग में कुछ भारी सा जाके गिरा हो। एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठी थी उस सुरंग में। सुरंग जैसे टूट रही थी और टीम को उस वक्त भागना पड़ा। जब तक वो बाहर आए, रात के अंधेरे में वो वापस उसी जगह खड़े थे जहाँ से वो शुरू हुए थे। और तभी नारायण राव की आखिरी चीख उन्हें सुनाई थी, काका माला बचा। आज भी शनिवार वाड़ा एक रहस्यमय और हॉन्टेड जगह के रूप में जाना जाता है। दिन में यहाँ का इतिहास महसूस करने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन रात के बाद ये जगह सिर्फ डर और मौत का राज बन जाती है। अगर आपको कभी पुणे आने का मौका मिले तो शनिवार वाड़ा जरूर जाइए, देखिए, लेकिन याद रहे, रात के अंधेरे में यहाँ रुकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कहलाती है हिंदुस्तान की सबसे भूतिया जगह। अगर आपको लगता है कि ये बस एक कहानी है तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो सच यहाँ छुपा है वो आपके होश उड़ा सकता है। तो तैयार हो जाइए भांगड़ की कहानी सुनने के लिए। भांगड़ फोर्ट। भांगड़ का किला 16वीं सेंचुरी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह के पिता राजा भगवत दास आमेर के रूलर थे। राजा माधो सिंह को ये जगह तो मिली, लेकिन इस जगह को लेकर कुछ ऐसे श्राप और रहस्य हैं जो आज तक लोगों को यहाँ से दूर रखते हैं। ये किला सुंदरता में तो लाजवाब था, पर अब वो एक वीरान है, सुनसान पड़ा हुआ है। कहते हैं इस किले की हालत का कारण एक श्राप है जिसने इस खूबसूरत जगह को बदसूरती में बदल दिया और इसमें नेगेटिव एनर्जीज को न्योता दे दिया। इन्हीं सब बातों को सुनकर मुझ में रह रह के क्यूरियोसिटी जाग रही थी और मैं अपने आप को राजस्थान जाने से रोक नहीं पा रहा था। उस दिन मौसम बहुत ही ख़राब था जब मैं पहली बार राजस्थान की ज़मीन पर कदम रखता हूँ। राजा महाराजाओं की धरती, रेगिस्तान और पुराने राज से जुड़ी कई कहानियों का घर। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ खींच लाई थी वो ना तो महलों की शान थी और ना ही था डेजर्ट का सुकून। मैं यहाँ कुछ और ढूंढने आया था, कुछ अंधेरा, कुछ अजीब। आपने कभी भांगड़ फोर्ट का नाम सुना है? इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आता है ये फोर्ट। मैंने भी इस जगह के बारे में कई लोगों से सुना है, इंटरनेट पे भी काफ़ी पढ़ा था, और लोकल्स कहते हैं सूरज ढलते ही वहाँ कोई नहीं जाता। इवन गवर्नमेंट ने भी 6 बजे के बाद अंदर जाना बैन कर रखा है। ये जगह श्रापित है, भांगड़ घूमने की जगह नहीं है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है ये सब। मेरे कैब ड्राइवर ने कहा, और आपका प्लान वहाँ रात को जाने का है? आपको पता नहीं, अगर आप रात के समय वहाँ चले जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। बस यही कहानी तो मुझे भांगड़ की तरफ खींच के लाई है। डर और क्यूरियोसिटी के इस अजीब से मेले मेरे दिल को बहकाना शुरू कर दिया है, मैंने एक्साइटमेंट में कहा। जब मैं फोर्ट के और करीब पहुंचा तो मौसम और भी अजीब तरीके से बदलने लगा। आसमान जल्दी ही अंधेरा हो गया, जैसे सूरज खुद भांगड़ से डर रहा हो। गाड़ी चला रहा मेरा ड्राइवर, जो एक लोकल गांव वाला था, बार बार मौसम की तरफ घबराहट भरी नज़रों से देख रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और ज़्यादा कस रहे थे। भैया, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है, उसने धीरे से कहा, जैसे वो मुझसे ज़्यादा खुद को समझा रहा हो। अरे रिलैक्स यार, मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा। हम बस एक रात यहाँ गुजारेंगे और सुबह तक निकल जाएंगे। ड्राइवर ने बस एक नज़र मेरी तरफ डाली, जैसे मन ही मन मुझे कोस रहा हो, और फिर बिना कुछ कहे उसने गाड़ी को फोर्ट के रास्ते में मोड़ दिया। जैसे ही हम भांगड़ के और पास आए, हवा और तेज़ चलने लगी। मौसम बदलने की वजह से बहुत ठंड लग रही थी।
और कप कपा देने वाली ठंड की रात का अंधेरा मिलके एक अजीब सा सुकून और डर का मीठा एहसास दे रहा था। फोर्ट के बाहर एक पुराने पत्थर की लकीर थी जिसके बारे में लोकल लोग कहते हैं कि इसे क्रॉस करने के बाद इंसान की सेफ्टी के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी उस पत्थर की लकीर से पहले ही रोक दी और बिना कुछ बोले एक लंबी सांस ली। भैया, मैं यहीं रुकूंगा। आपको अंदर जाना है तो आपको अकेले ही जाना होगा, मैं इंतज़ार नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब बस अफवाहें हैं। ये इतना सीरियस क्यों ले रहा है इन सब को। सोचा डिस्कशन करना वेस्ट ही होगा, तो मैं बिना कुछ कहे उतर गया। अपनी फ्लैशलाइट और कैमरा संभालते हुए मैं भांगड़ के अंदर अकेला घुसने वाला था। हालांकि गेट पर गार्ड का पहरा होता है और इसीलिए आप गेट से तो अंदर नहीं जा सकते, बट इसमें एक कैच था। वो सिक्योरिटी गार्ड, वो भी एक समय के बाद फोर्ट से चला जाता था। मुझे फोर्ट में घुसने का दूसरा रास्ता पता था, तो मैं गार्ड से छुप छुप कर दूसरे रास्ते से फोर्ट के अंदर चला गया। गढ़ के अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। मेरा गला सूखने लग गया था, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि समय वहाँ स्थिर है। ये गढ़ काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डैमेज था। शायद समय की मार से ये गढ़ बिखरा पड़ा था। टाइट गलियाँ और बहुत ही बड़ी बड़ी घास ने इस जगह को काफ़ी डरावना बना रखा था। ये देखकर एक बार के लिए मुझे लगा कहीं ये जगह सच में तो श्रापित नहीं। फिर मैंने अपने थॉट को झुठला दिया। मैं जब आगे बढ़ा तो एक पुरानी हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ घसीट रही हो। मैंने फ्लैशलाइट वहाँ घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा अरे कुछ नहीं है, मेरा ही कोई वहम होगा। उस ड्राइवर ने मेरा पूरा दिमाग ख़राब कर दिया है। फिर एक आवाज़ हुई जैसे कोई खास रहा हो। अब मेरी क्यूरियोसिटी डर में बदल गई थी। कुछ तो था वहाँ। हवेली की जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, हवा और तेज़ हो जा रही थी और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे से मुझे देख रहा हो। फ्लैशलाइट की रोशनी थोड़ी धीमी पड़ने लग गई थी और मैं हर एक कदम पर ध्यान दे रहा था। तभी एक ज़बरदस्त चिल्लाती आवाज़ ने मेरे दर्द से पैर जमा दिए थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन उसने मेरे अंदर के डर को ज़िंदा कर दिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था वहाँ, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अनजानी सी चीज़ मेरे पास आ गई हो। मुझे लोगों की बातें याद आने लग गई थी जो मुझे मना कर रहे थे भांगड़ जाने से। ये सब मैं सोच ही रहा था, मेरे सामने हवेली के अंदर से एक परछाई दिखाई दी। वो कोई औरत थी। उसका लंबा सा पल्लू हवा में लहरा रहा था और उसके चेहरे का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पैर वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे और मैं देखता ही रह गया। फिर एकदम से वो औरत हवा में गायब हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। मैं सीधा बाहर की तरफ भागा, अपने होश संभालते हुए। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुँचा, दरवाज़ा तेज हवा से एकदम से बंद हो गया। मैं अंदर कैसे फंस गया था ये समझने का वक्त भी नहीं था। मेरे पीछे से फिर से घसीटने की आवाज़ आई और वो इस बार और तेज़ थी। मैंने फ्लैशलाइट चलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी अब हल्की हल्की जगमगाहट के साथ बंद हो गई। फिर एक हंसने की आवाज़ आई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने, पर ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी हंस रहा है वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और डर के मारे इधर उधर भागने लगा। मैं अपनी फ्लैशलाइट वापस से जलाने की कोशिश करता हूँ, बट वो फ्लिकर होके वापस से बंद हो जाती है। अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मैं भागता हुआ जा रहा था। भागते भागते मैं किसी दीवार से टकरा कर वहीं गिर पड़ता हूँ। मेरा सर चोट से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। धीरे धीरे मेरी पलकें भारी होने लग गई
और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली, सब कुछ बदल चुका था। आसपास का महल, हवाएं और हवेली की दीवार, सब कुछ बिल्कुल अलग सा लग रहा था। सब नया नया सा लग रहा था। जो किला कुछ पल पहले एक वीरान टूटी फूटी इमारत थी, वो एक रौनक से भरा महल था। साफ चमकती हुई दीवारें और हर तरफ से शोर मचाते लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं नोटिस करता हूँ कि मैं मिट्टी में गिरा हुआ था। ये पता चलते ही मैं एकदम से अपनी जगह से उठ गया, समझने की कोशिश करते हुए कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आया। मेरे कपड़े बहुत ही पुराने ज़माने के लग रहे थे। मुझे एकदम से याद आया कि मैं रात को तो भांगड़ में था। मेरे साथ रात को हुई सारी डरावनी घटनाएं फिर एक बार मेरी आंखों के सामने लौट आई थी। पर अब ये सब बिल्कुल अलग सा लग रहा था, जैसे मैं किसी दूसरे ज़माने में आ गया हूँ। मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे समझ आया कि मैं भांगड़ के उसी किले में था, लेकिन अब ये वीरान जगह नहीं बल्कि यहाँ लोगों की काफ़ी चहल पहल थी। ये जगह बहुत सुंदर लग रही थी। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सब अपने काम में बिजी नज़र आ रहे थे। सैनिक अपनी जगह पर खड़े हुए थे और महल के बीच कुछ लोगों ने बहुत ही डिज़ाइनर पालकी उठा रखी थी अपने कंधों पर, और कुछ सैनिक उस पालकी की प्रोटेक्शन के लिए उसके चारों तरफ चल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से कहा। डर और हैरानी के बीच में उलझा हुआ था मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ से पालकी गुजर रही थी, लोग अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। तभी एक सैनिक की नज़र मुझ पे पड़ी और उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। वो मेरी तरफ आया और उसने कहा, क्या रे, अपने जीवन से मोह नहीं है क्या? दिखता नहीं राजकुमारी रत्नावती की पालकी जा रही है और तू सर उठाए खड़ा है। चल, राजा माधव सिंह के दरबार में चल, वही तुम्हारे जीवन का निर्णय होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसके पीछे चल दिया। हम एक बड़े से दरबार में घुसे। मेरी नज़रें वहाँ मौजूद हर एक इंसान को देख रही थी। सब काफ़ी ज़्यादा रॉयल लग रहे थे। सब ने काफ़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन रखी थी। कुछ के हाथ में तलवार थी जो उन्होंने अपने साइड में रखी हुई थी। मेरी नज़र एक कोने में जा रुकती है, जहाँ एक सुंदर सी रानी बैठी हुई थी, जो राजकुमारी रत्नावती ही लग रही थी। वो अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा इतना चमकदार था कि देखते ही रह जाने का मन कर रहा था। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी, इस हवेली के भविष्य को लेकर। कैसे ये खूबसूरत सा राज्य, ये आलीशान हवेली, सब खंडर में बदलने वाले हैं, सिर्फ एक श्राप के कारण। दरबार के बीच में एक और आदमी खड़ा था। उसके कपड़े कुछ अजीब से लग रहे थे। वो दरबार में अलग सा दिखाई पड़ रहा था। उसके चेहरे पे शैतानी सी मुस्कुराहट थी। ये कौन है? मैंने सैनिक की तरफ झुककर उससे पूछा। सैनिक ने धीरे से जवाब दिया, ये सिंघिया है, एक तांत्रिक जो अपने काले जादू के लिए पूरे देश में मशहूर है। कहता है कि रानी रत्नावती के लिए कोई खास तोहफा लेकर आया है। मेरे अंदर की घबराहट और बढ़ गई। सिंघिया ने एक छोटे से तेल की शीशी निकाली अपनी पोटली से और रानी की तरफ देखकर कहा, रानी साहिबा, ये तेल आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देगा। इससे आपके रूप का जादू हर जगह फैल जाएगा। लेकिन मुझे पता था इस तेल के पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ है। मैं तुरंत समझ गया था कि ये वही वक्त था जब सिंघिया अपने काला जादू करने वाला था, जिससे वो रानी को अपने प्यार में गिरफ्तार कर सके। रानी ने तेल को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा सा शक था। जैसे ही तांत्रिक ने तेल को दासी के हाथ में थमाया तो मुझे भांगड़ की पूरी कहानी याद आ गई। मैंने अपने आप को संभालते हुए सोचा, ये तो वही टाइम है, ये वही वक्त है जब भांगड़ की किस्मत बदलती है। शायद यही वो तांत्रिक था जिसके श्राप की वजह से ये स्वर्ग सा दिखने वाला भांगड़ एक नर्क में बदल जाएगा।
लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों के सामने ये गलत होता हुआ नहीं देख सकता था। मैं तुरंत सैनिक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रानी की तरफ भागा और दासी के हाथ से तेल छीनकर तेल को एक साइड फेंक दिया। तेल पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर जा गिरा। सब मेरी हरकत से शॉक थे और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। मैंने जवाब देते हुए कहा, ये तेल जादुई है। इस तांत्रिक ने आप पर काला जादू करने के लिए ही इस तेल को आपको भेंट किया है। तभी जिस पत्थर पर तेल गिरा था उस पत्थर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। पत्थर धीरे धीरे सिंघिया तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा और सिंघिया के चेहरे पर डर का रंग छाने लगा था। सिंघिया ने गुस्से और डर से रानी को देखा और एक जबरदस्त आवाज में चिल्लाया, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया रानी रत्नावती। मैं तुम पे श्राप देता हूँ। तुम्हारा ये महल, तुम्हारा ये राज्य बर्बाद हो जाएगा और कोई भी इंसान यहाँ शांति से नहीं रह पाएगा। उसी वक्त वो बड़ा सा पत्थर सिंघिया तांत्रिक से टकराया और वो वहीं पत्थर के नीचे दब गया। इसी के साथ उस तांत्रिक की मौत भी हो गई। लेकिन उसके श्राप ने भांगड़ को फिर से हमेशा के लिए बदल दिया था। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ा था, ये सब देखते हुए। पूरे महल, रानी और लोगों को घबराहट में इधर उधर लोग भाग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। अचानक से मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। पूरा महल एक अजीब सी हवा में गुम होने लगा। मुझे अजीब सी आवाजें आने लगी, सर जी, सर जी। और फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं वहीं वापस उसी वीरान और बर्बाद भांगड़ में था और इस फोर्ट का सिक्योरिटी गार्ड, मेरा ड्राइवर और एक पुलिस वाला भी सामने खड़ा था, जो शायद मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे कुछ देर से। मेरे उठते ही गार्ड कहता है, आप बहुत लकी हो, जिंदा बच गए, नहीं यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। पुलिस वाला मुझे उठाते हुए कुछ तीखे लफ्जों में कह रहा था जिन पर मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैं वहीं बैठे बैठे सोच रहा था कि जो टाइम मैंने देखा क्या वो सपना था या सच्चाई। शायद रानी की आत्मा ने ही मुझे जाने दिया क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की थी। जो भी हो, एक बात तो तय थी कि भांगड़ फोर्ट का राज अब मेरे सामने खुल चुका था। रानी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी के अलावा एक और कहानी भी है जो भांगड़ के श्राप का कारण बताई जाती है। जब राजा माधो सिंह ने भांगड़ का किला बनवाना शुरू ही किया था तो उस जगह के पास एक महान साधु बालानाथ का आश्रम था। बालानाथ एक तपस्वी था और अपनी साधना में व्यस्त रहता था। जब राजा ने उनसे किला बनवाने की अनुमति मांगी तो बालानाथ ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम किला बना सकते हो लेकिन ध्यान रहे किले की ऊंचाई कभी मेरे आश्रम से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वरना ये शहर बर्बाद हो जाएगा। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन कुछ समय बाद राजा के वंशज ने किले को और भी ऊंचा बनाने का फैसला किया। इस वजह से किले की छाया बालानाथ के आश्रम पर पड़ गई। जैसे ये हुआ, बालानाथ ने गुस्से में आकर भांगड़ को शापित कर दिया कि ये जगह कभी खुशहाल नहीं हो पाएगी। शहर को इस श्राप का असर जल्दी देखने को मिला और धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने ये जगह छोड़ दी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जगह छोड़ने के बाद भी वो चाहे कहीं पे भी चले गए हों पर वो मारे गए। भांगड़ आज भी शापित माना जाता है। ये आज भी वीरान पड़ा है। कहते हैं रात के समय यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई चिल्लाता हो या हवा में कुछ सरसराहट सी होती रहती है। भांगड़ के आसपास के गांव के लोग कहते हैं कि रात को किले के अंदर आत्माएं घूमती रहती हैं। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने भी यहाँ रात को जाने पर पाबंदी लगा रखी है।
ये किला अपने श्रापित इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए इतना मशहूर है कि यहाँ अनेक लोग सिर्फ रहस्य का अनुभव करने आते हैं, लेकिन सब सूरज ढलते ही भांगड़ को छोड़ जाते हैं। जैसे रात को भांगड़ एक डरावना मैदान बन जाता हो जहाँ सिर्फ अंधेरा और खौफ छाया रहता है। अगर आप भी किसी दिन यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो याद रहे कि शाम ढलने से पहले वापस ज़रूर आ जाना। आपका क्या कहना है इस भूतिया कहानी के बारे में? क्या आप कभी भांगड़ गए हैं या फिर आपको ये कहानी सिर्फ एक दंत कथा लगती है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कुलधारा एक छोटा सा गांव था जो राजस्थान के जैसलमेर के पास है। यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मण्स के द्वारा बसाया गया था। एक समय था जब इस गांव में बहुत ही खुशहाली और समृद्धि हुआ करती थी, लेकिन आज ये गांव एक वीरान और उजड़ा हुआ स्थल है। कुलधारा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो किसी भी सुनने वाले को अंदर तक हिलाकर रख देगी। ये कहानी एक श्राप की है। जो गांव पहले कभी खुशहाल रहा करता था, जहाँ पे हमेशा चहल पहल बना रहती थी, आज उस गांव को इतिहास ने तोड़कर खंडर बना दिया है। पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान की हिस्ट्री में कई सदियों से चले आ रहे हैं। ये लोग अपने काम में बहुत स्मार्ट और अपने काम को स्मार्टली मैनेज करके चलने वाले लोगों में से एक थे। पालीवाल ब्राह्मण अपनी प्रगति और समृद्धि से राजस्थान के कई हिस्सों में अलग अलग पहचान बनाई थी। उनका मेन काम कृषि और व्यापार था, और उनकी समृद्धि का एक मुख्य कारण ये भी था कि वो पानी को बहुत सही तरीके से यूज़ कर पाते थे, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं राजस्थान में काफ़ी टाइम से पानी की कमी रही है। अगर आप राजस्थान में खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो आपको पानी स्मार्टली यूज़ करना आना चाहिए, तभी आप स्टेबल रह पाएंगे। और इसी रीज़न की वजह से पालीवाल ब्राह्मण पूरे राजस्थान में अपनी बेहतरीन इरिगेशन टेक्निक से फेमस थे, जो उन्हें दूसरे क्षेत्रों से अलग बनाती थी। कुलधारा भी एक ऐसे ही गांव था जो पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। यह गांव की खूबसूरती और समृद्धि के लिए जाने जाता था। गांव के लोग शांति और एकता से जीते थे, और उनके जीवन का एक मुख्य आधार था उनका सम्मान, उनकी इज्जत। लेकिन शांति उस समय टूट गई जब उनके क्षेत्र में सलीम नाम का दीवान आया था। दीवान टैक्स कलेक्टर को कहते हैं। सलीम वहाँ का दीवान था। वो एक लालची और क्रूर इंसान था। उसकी हैवानियत के चर्चे दूर दूर तक फेमस थे। एक दिन जब वो कुलधारा से गुजर रहा था, उसने गांव की मुखिया की सुंदर बेटी को देखा। उसकी ब्यूटी से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था कि उसने फैसला किया कि वो इस लड़की को अपनी बेगम बनाएगा। सलीम ने अपना फरमान गांव की मुखिया को भेज दिया, जिसमें उसने कहा था कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। मुखिया और गांव के लोग इस संदेश को सुनकर हिल गए थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी पर ऐसी मुसीबत आएगी। गांव के लोगों को ऑलरेडी पता था कि सलीम बहुत क्रूर इंसान है, और वो इस चीज़ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये उन्हें कभी मंजूर नहीं था, क्योंकि आज उसका दिल मुखिया की बेटी पर आया है तो कल किसी और की बेटी पर भी आएगा, और ऐसे तो महिलाओं का रहना सेफ नहीं रहेगा उस गाँव में। और इन सब के बावजूद भी अगर उन्होंने इस निकाह को स्वीकार कर लिया तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के मुखिया ने अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करी। वो चाहता था कि एटलीस्ट इस वजह से गांव वालों की ज़िंदगी ना रुके और वो चैन से जी पाएंगे। उन्हें लगा कि सलीम फिर शायद गांव वालों को परेशान करना बंद कर देगा। उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह काइंड हार्टेड थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं रेडी हूँ अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए इस गांव के लिए। पर जैसे ही गांव वालों को मुखिया के इस फैसले के बारे में पता चला तो वो सारे रेबेल करने लगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं करने देना है अपनी बेटी की शादी उस क्रूर आदमी से। उस गांव के मुखिया ने अपने सभी वरिष्ठ लोगों को बुलाकर एक सभा बुलाई,
फिर मुखिया जी ने अपने सभी वरिष्ठ लोगों को बुलाकर एक सभा बुलाई। यह एक मुश्किल समय था और उन्हें तुरंत फैसला लेना था। मुखिया ने अपनी बेटी को बचाने और गांव की इज्जत बनाए रखने के लिए एक रास्ता निकाला। उनके डिस्कशन का एक यही पॉइंट निकला कि वो सारे गांव छोड़कर चले जाएंगे। वो सलीम से बचना चाहते थे, वो इस हैवानियत से बचना चाहते थे। जब ये बात गांव वालों के सामने लाई गई तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये सोचा कि हम अपना सारा सामान यहीं छोड़कर निकल जाएंगे ताकि सलीम को इस बारे में बिल्कुल पता ना चले। वो अपनी सारी धन दौलत वहीं छोड़कर चले गए। जो एक हंसता खेलता गांव था वो अब एक खंडर बन चुका था। ये एक बहुत टफ फैसला था और ये फैसला लेते वक्त उनको काफ़ी दुख हो रहा था। तो चाहते वक्त उन सारे गांव वालों ने ये गांव को श्राप दिया कि ये गांव फिर कभी नहीं बसेगा। जब अगले दिन सलीम वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गांव पूरी तरीके से खाली था। उसने अपने सैनिकों को इधर उधर भेजा पर फिर भी उसे कोई नहीं मिला। अब श्राप के कारण पूरा गांव वीरान था। उसके बाद सच में वहां कोई नहीं बस पाया। कुलधारा के लोगों के छोड़ने के बाद ये गांव धीरे धीरे खंडर बनने लग गया था। एक समय जो गांव जीवन और खुशहाल था वो अब एक वीरान और भयानक स्थल बन चुका था। लोग कहने लगे थे कि रात के समय यहाँ गुजरते वक्त उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और अजीब और गरीब चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उस श्राप के बाद में पूरी दुनिया से सारी तकलीफ से भरी आत्माएं वहीं आकर बस के रहने लग गई। हालांकि ये प्रॉपर हैप्पी एंडिंग नहीं थी, बट इसके अलावा भी काफ़ी एंडिंग्स हैं इस गाँव की, और अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको ये सबसे ज़्यादा हैप्पी एंडिंग लगेगी। जब कुलधारा में कुछ समय बाद लोग रहने आए या फिर उन्होंने जगह को देखा तो काफ़ी कंफ्यूज थे कि ऐसा लग रहा था कि सब अपने घर को छोड़कर बस कहीं गए हुए हैं और कुछ ही देर में लौट आएंगे। दरवाज़ा खुला हुआ था, चूल्हे पे सब्जी चढ़ी हुई थी, आटा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो शायद अब आके ही खाना बनाने लग जाएंगे। एकदम से उनको जैसे आसमान निकल गया हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या रीज़न हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई एलियन अबडक्शन हुआ है उनका। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गांव में से ही किसी ने सलीम को ये बात बता दी थी पहले ही, और सलीम ने गुस्से में आकर उसी रात जिस रात इन लोगों का गांव छोड़कर जाने का प्लान था वो उस गांव में जा पहुंचा। उसने पूरे गांव में से किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया और सबको तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी दुख की वजह से गांव वालों ने सबने मिलकर अपनी हाय इस गांव को लगा दी। इस गांव को एक ऐसा श्राप दे दिया कि ये उसके बाद फिर कभी बस नहीं पाया। शायद इसी की वजह से वहाँ पे अभी भी इतनी सारी आत्माएं भटक रही हैं। वो जो लोग वहाँ रहा करते थे शायद उन्हीं की आत्मा वहाँ भटक रही है। पर्सनली मुझे ये एंडिंग बहुत सैड लगती है और मैं होप करता हूँ कि शायद वो पहली वाली एंडिंग जहाँ वो लोग अपने गांव को छोड़कर भाग गए थे वो सच हो। ये टाइम के साथ साथ ये स्टोरी बहुत फेमस होने लगी थी, तो कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा। वो अपनी रिसर्च करने के लिए जब कार से उतरे तो एज यूजुअल वो अपनी गाड़ी लॉक करके ही निकले थे, और कुछ ही देर उन्होंने वहाँ पे टाइम जब स्पेंड किया तो उन्होंने बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें नोटिस करी। उन्हें कहीं पे ऐसा लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है। वो अकेले तो नहीं थे, उनके साथ कोई ना कोई तो था। उन्हें किसी दूर खिड़की दरवाजे में से कोई झांकता हुआ दिखता, पर वहाँ कोई होता नहीं था। अजीब व गरीब परछाइयाँ दिखती थी, और एंड में उन्होंने हार मान ली और अपनी कार की तरफ दौड़ चले। वहाँ उन्होंने नोटिस किया कि उनकी गाड़ी में कांच के अंदर की तरफ से छोटे छोटे बच्चों के हाथ के निशान छपे हुए थे, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि गाड़ी अभी भी लॉक थी। इसके बाद वहाँ कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं गया जहाँ तक मुझे पता है। आज भी कुलधारा एक रहस्य और मिस्टीरियस बना हुआ है। वेट, दोनों का मतलब एक ही है। सरकार ने इसे टूरिज्म स्पॉट बना दिया है जहाँ लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। लोग कहते हैं कि उन्हें आज भी बहुत थिक एयर महसूस होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या।